नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 4 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाएं, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोगों ने अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया होगा। और कल जैसा कि संडे है, काफी टाइम होगा आप लोग के पास, तो कोशिश करिएगा अभी तक में आप लोगों ने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है वो सब कुछ रिवीजन कर लीजिए। बाकी भी सिलेबस आप लोग रिवीजन साथ में करते रहिए, ठीक है, बाकी भी सब्जेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये, कि निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। देखिए फीफा अवार्ड जो है दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार जो दिया गया है पुरुष खिलाड़ी को किसे दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, जिन्हें आंसर आता है वो वीडियो को पॉज करें, आंसर दे। जिन्हें आंसर नहीं आता वो भी ट्राई करें आंसर देने का, ठीक है। इनकरेक्ट होगा तो करेक्ट करिएगा और करेक्ट होगा तो इससे आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का। आइए इनके बारे में देखते हैं, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख लें। देखिए एक समारोह का आयोजन किया गया था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और वहां पे ही फीफा विश्व कप 2023 ये जो विजेता रहे हैं, ठीक है। विजेता टीम कौन थी दोस्तों? अर्जेंटीना थी। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसकी जो विनर टीम कौन सी थी दोस्तों? अर्जेंटीना थी। और अर्जेंटीना जो कैप्टन थे, ठीक है, इस टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? लियोनेल मेसी, ठीक है। और इनका जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, ठीक है, खेल के दौरान, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड से क्या किया गया? अवार्ड में इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इनके प्रदर्शन की बात किया जाए, जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो इनको जो ये अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फुटबॉल, ठीक है। यहाँ ये जो है ये अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक जिस तरीके से इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसके लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें इस अवार्ड की, देखिए जो शुरुआत की गई थी, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड की जो शुरुआत किया गया था फीफा फुटबॉल की, ये 2016 से किया गया था। और जब से इसकी शुरुआत की गई है तब से ये जो है अवार्ड लियोन मेसी को दूसरी बार मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहली बार ये अवार्ड इनको नहीं दिया गया है, ये सेकंड टाइम इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। वही बात करें अर्जेंटीना टीम के जो कोच थे जिनका नाम था लियोनेल स्कालोनी, ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का जो है अवार्ड दिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा जो स्पेन की, ठीक है, एलेक्सियो पुटेलेस ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता, ठीक है, ये स्पेन की थी। वही बात करें यहाँ पे मार्सन ओलेक्सकी पुस्कस जो है ये पुरस्कार जीतने वाले पहले दिव्यांग फुटबॉलर भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहले दिव्यांग फुटबॉलर जिनको ये अवार्ड दिया गया है क्या नाम है? मार्सिन ओलेक्सकी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो फीफा द बेस्ट अवार्ड दिया गया है 2022 के विजेताओं की सूची में, तो उसकी यहाँ पे एक तरफ श्रेणी है कि किसको किसमें दिया गया है, विजेता का नाम एक तरफ दिया गया और साथ ही साथ वो किस कंट्री से संबंधित है ये भी आपके बारे में भी बताया गया। अगर आपसे अभी हम लोगों ने देखा कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया है वो अर्जेंटीना की टीम के जो कप्तान थे, कैप्टन थे, लियोनेल मेसी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो दिया गया है किसको दिया गया है? ये स्पेन की एलेक्सियो पुटेलेस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल यहाँ पे पुरुष गोलकीपर की बात करें दोस्तों तो ये अर्जेंटीना के, अभी हम लोगों ने बात किया ठीक है, एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो महिला गोलकीपर है सर्वश्रेष्ठ फीफा में ये इंग्लैंड की है, मैरी एप्स है। वहीं पुरुष कोच की बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच, तो अभी हम लोगों ने बात किया ये अर्जेंटीना के लियोनेल स्कालोनी है। महिला कोच की बात किया दोस्तों तो ये इंग्लैंड की है, सरीना विगमेन। और फीफा पुस्कस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ गोल का दिया गया है ये पोलैंड के मारिन ओलेक्सकी को दिया गया है। फीफा फैन अवार्ड की बात किया जाए तो ये अर्जेंटीना के जो प्रशंसक थे उनको दिया गया है। और फीफा जो है प्लेयर, ये आप देखें तो फीफा फेयर प्ले पुरस्कार जो दिया गया है वो जॉर्जिया के लुका लोच, ठीक है, लुका लोच सिल्वी को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवार्ड की सूची दी गई है किसको क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट आपके लिए 2-3 चीजें हैं, जैसे कोच इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी में पुरुष और महिला इंपॉर्टेंट है,
किस देश से संबंधित है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बात किया अभी फीफा विश्व कप की बात किया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फीफा विश्व कप हुआ है ये किस देश में आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना इसकी विजेता टीम थी, तो उप विजेता कौन सी थी, यानी कि किसको हरा करके अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता था। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि किस देश में इसको जो है इस खेल को खेला गया था, कहां पे ये खेल ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए निम्न में से कौन पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है। तो पेप्सी को इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, ये ऑप्शंस आप दिख रहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये बॉलीवुड के जो एक्टर है जिनका नाम है रणवीर सिंह, ठीक है, इनको ये जो है पेप्सी को इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये जो पेप्सी को इंडिया का एक पेय पदार्थ है जिसको हम पेप्सी, आप लोग पेप्सी पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, तो वो जो पेप्सी है उस पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे बात करें इस कंपनी ने, यानी कि पेप्सी कंपनी ने अपना एक टैगलाइन भी नया निकाला है, क्या नाम है, राइज अप बेबी, ठीक है। तो राइज अप बेबी जो है ये टैगलाइन है किसकी है, ये पेप्सी की है, और पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, रणवीर सिंह को बनाया है। यहाँ पे कुछ अन्य भी ब्रांड एम्बेसडर की बात किया गया है कि किसे किस क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ये सिर्फ एक रिवीजन होगा। यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किससे बनाया दोस्तों, निकहत जरीन को बनाया है। वही बात किया जाए स्पोर्ट्स ब्रांड है जिसका नाम है प्यूमा इंडिया, तो प्यूमा इंडिया ने अपना किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों, हरमनप्रीत कौर को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट टीम, जो महिला क्रिकेट टीम की जो कोच है, यहाँ पे जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्यूमा इंडिया ने। वही बात करें स्क्वाड्रन लीडर जिनका नाम है तुलिका रानी, तुलिका रानी को देखिए G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस राज्य ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश जो है सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये तो स्टार कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने G20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया दोस्तों, तो स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को बनाया है। तो ये आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर से चीजें क्वेश्चन आती हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। भाई किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया है, सिक्योरिटी पर्पस के कारण या कोई भी पर्पस के कारण सबसे ज्यादा किस देश में किया गया है। ऑप्शन देख रहे हैं, अमेरिका, रूस, भारत या फिर यूक्रेन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत, ठीक है। भारत में जो है सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आइए बात करते हैं, इस डेटा को देखते हैं, ये डेटा किसके द्वारा जारी किया गया, कितनी बार जो है इंटरनेट शटडाउन किया गया इंडिया में। तो देखिए ये इंटरनेट शटडाउन की बात किया जाए दोस्तों तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में सबसे आगे जो देश रहा है वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा देश भारत रहा है, ठीक है। और ये ध्यान रखेगा ये लगातार 5वां वर्ष है जिस पर इस लिस्ट में जो सूची जारी की जाती है इंटरनेट शटडाउन के मामले में, लगातार भारत जो है 5वें वर्ष पहले स्थान पर रहा है, टॉप पर रहा है। देखिए इस दौरान देखा जाए जो है पिछले साल यानी कि वर्ष 2022 की बात किया जाए तो 187 टाइम्स जो है इंटरनेट को शटडाउन किया गया था, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से बात किया जाए 84 टाइम जो है भारत ने अपना क्या किया, इंटरनेट शटडाउन किया था सबसे ज्यादा, ठीक है। वही बात किया जाए कि किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा शटडाउन किया गया, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, ठीक है। तो वहां पे जिस तरह की गतिविधियां रहती है तो जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने जो है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में जो है इंटरनेट को बंद किया था। कितने टाइम, यानी कि 49 टाइम्स जो है इंटरनेट को बंद किया गया, कहां पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों ये न्यूयॉर्क की एक डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है जिसका नाम है एक्सेस नाउ, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूयॉर्क बेस्ड ये एडवोकेसी ग्रुप है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टॉप 5 के जो कंट्रीज रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया है, तो पहले स्थान पे देखा जाए वो इंडिया है, ठीक है, 84 टाइम्स बार। और यहाँ पे देखिए सेकंड टाइम जो सेकंड प्लेस पे आता है कौन दोस्तों, यूक्रेन आता है, ध्यान रखिएगा 22 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए 22 बार। ईरान का स्थान जो आता है दोस्तों 18 बार, फिर म्यांमार, ठीक है, अपने पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार जो कि चौथे स्थान पे,
7 टाइम्स यहाँ पे जो है शट डाउन किया गया इंटरनेट को। और यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो किस प्लेस पे दोस्तों, 5th प्लेस पे है। कितनी टाइम्स किया गया, 6 टाइम्स किया गया यहाँ पे बांग्लादेश के इंटरनेट को शट डाउन वहां की गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि एक्सेस नाउ जो कि एक संस्था है और इसने दुनिया के मतलब इंटरनेट के बेस्ड पे, इंटरनेट शटडाउन के बेस पे जो रिपोर्ट जारी किया उस पे टॉप पे लगातार जो है ये भारत 5वें साल, ठीक है 5वीं बार जो है ये क्या रहा है, पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने GSMA यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। तो किस देश ने जीता है ये जो है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023? तो देखिए ये जीता है भारत ने। ठीक है, इंडिया ने जो है ये अवार्ड जीता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए ये एक मोबाइल संचार के लिए ये वैश्विक प्रणाली यानी कि ग्लोबल सिस्टम है। क्या नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और इसने देखा जाए एक तरीके से जो आप देखेंगे कम्युनिकेशन जो पॉलिसी को लेकर के यानी कि दूरसंचार और विनिमय में जो है सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसने देखा जाए तो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 क्या किया है, प्रदान किया है। ठीक है, GSM की बात किया जाए दोस्तों तो ये दूरसंचार इकोसिस्टम में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर्स और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये देखा जाए हर साल एक देश को ये मान्यता देता है। ठीक है, इसी तरह देखा जाए भारत को यहाँ पे 2007 यहाँ पे जो है 27 फरवरी 2023 को जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो आयोजित किया गया था। कहाँ पे, बार्सिलोना जो कि स्पेन का, ठीक है बार्सिलोना में। और यहाँ पे देखा जाए इसी आयोजन के दौरान जो है भारत को क्या किया गया था, विजेता घोषित किया गया था। तो आप लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये शहर है बार्सिलोना स्पेन का। ठीक है, और 27 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। और इसी समारोह के दौरान जो है भारत को क्या किया गया था, इस अवार्ड के लिए जो है नामित किया गया था। अगर हम बात करें GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको जो स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों 1995 में किया गया था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन जो है यानी कि यूके का जो कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन, वो इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किससे जो है ग्लोबल लीडर यहाँ पे जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, उस दौरान किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है 2023 का, तो वो किया गया है इंडिया को किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? देखिए ये जो बिम्स्टेक है, ठीक है आपको पता होगा बिम्स्टेक ग्रुप के बारे में। यहाँ पे जो है इसका बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक की मेजबानी की गई है वो की गई है इंडिया के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया है। तो ये जो गवर्निंग बॉडी की जो बैठक हुई थी यानी कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की जो गवर्निंग बॉडी की जो पहली बैठक की गई थी दोस्तों, ये भारत में किया गया था। भारत में कहाँ किया गया था, इंडिया में। तो ये कैपिटल किसके, कर्नाटक। तो कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में एक होटल है शांग्रीला, ठीक है, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया 27 फरवरी 2023 को। और किसका, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की बैठक की गई। ठीक है, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, भारत ने किया है। ठीक है, इस बैठक में देखा जब बिम्स्टेक के जितने सदस्य देश हैं उन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। जैसे कि हम बात करें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इन सब लोगों ने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया इसमें। यहाँ पे बात करें जो विद्युत, इनका जो एक तरीके से स्वागत किसके द्वारा किया गया, तो जो विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, या और फिर कह सकते हैं कि जो बिम्स्टेक यहाँ पे बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की जो गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है दोस्तों, अजय तिवारी। अजय तिवारी ने बिम्स्टेक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान भारत ने एक प्रस्ताव भी रखा इन लोगों के सामने कि जो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र है उसके मेजबान के रूप में भारत ने अपने यहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना का भी एक प्रस्ताव रखा है। तो इस मेजबानी के दौरान भारत ने इन देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई जो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र है उसकी स्थापना भारत में की जाए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा गया जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं घनश्याम शर्मा प्रसाद जी,
उनको जो है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है। तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद जी को क्या किया गया है? नामित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। अब आप मुझे बताएंगे बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, आप मुझे बताइए बिम्स्टेक क्या, ठीक है, किसकी स्थापना कब हुई, ये कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, किस डिक्लेरेशन के द्वारा जो है बिम्स्टेक कब जो है अस्तित्व में आया, कितने जो है मेंबर्स इसके हैं, कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज बिम्स्टेक आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है अपने कुछ पहले लेक्चर्स में बिम्स्टेक के बारे में आपको बताया, तो आज मैं सोच रही हूँ आज आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास सैन्य मैत्री आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये एक एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है सैन्य मैत्री, और इसका जो आयोजन किया गया है वो इंडिया और जापान की जो सेना है उनके बीच में आयोजित किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भारतीय वायुसेना और जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उनके बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। नाम क्या है? सैन्य मैत्री अभ्यास। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सैन्य मैत्री अभ्यास किन देशों के बीच में वायुसेना अभ्यास है? भारत और जापान के बीच में है। ठीक है, इस अभ्यास में देखा जाए, जैसा कि आपको पता है भारत और जापान के बीच अभी कौन सा अभ्यास चल रहा था दोस्तों? अभ्यास धर्म गार्जियन, जो कि एक संयुक्त सेना अभ्यास है, धर्म गार्जियन। और इसी अभ्यास के दौरान भारत की वायुसेना और जापान की जो एयरफोर्स है उन लोगों ने मिलकर के इसी के साथ एक अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम है सैन्य मैत्री। ठीक है, अगर हम बात करें धर्म गार्जियन जो अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास, ठीक है, ये एक धर्म गार्जियन अभ्यास की बात करा तो ये देखिए 13 फरवरी को शुरू हुआ था और 2 मार्च को ये खत्म हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? तो जापान के कोमात्सु में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया है सैन्य मैत्री, तो भारतीय वायुसेना के दल के एक C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान के साथ इस अभ्यास में कौन से सैन्य मैत्री 23 में इन्होंने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास की बात करें तो ये जो अभ्यास है दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से इस अभ्यास की वजह से दोनों देशों के बीच में एक मजबूत जो है संबंध स्थापित होगा। तीनों जो देशों की सेना है उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित होगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किस तरीके से करें, इन सारी चीजों पे वो कार्य कर सकेंगे। ठीक है, देखिए एक और भी अभ्यास अभी सबसे पहला भी ध्यान रखिएगा, भारत की वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच पहली बार जो है वीर गार्जियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा धर्म गार्जियन के साथ साथ वीर गार्जियन जो है अभ्यास का भी आयोजन किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में। ठीक है, तो जितने भी एक्सरसाइजेस आप पढ़ रहे हैं जिन भी कंट्रीज के साथ इधर रिसेंट में है, तो वो देखिए रिवीजन करते रहिए। मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक तरफ कंट्री होगा एक तरफ एक्सरसाइजेस होगा, मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो अभ्यास का रिवीजन करते रहिए। एक दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी, एक पूरी वीडियो में अभ्यास वगैरह जितने भी एक्सरसाइजेस है वो एक वीडियो में बना करके आप लोग को रिविजन करा दूंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित होगा। तो दोस्तों ये जो मदर मिल्क बैंक है ये किस राज्य में स्थापित होगा? ये देश का पहला मदर मिल्क बैंक होगा। तो दोस्तों ये देखिए उत्तराखंड राज्य में ये स्थापित किया जाएगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये घोषणा किया है कि देश का पहला, ठीक है, मदर मिल्क बैंक जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने के लिए वो क्या कर रही है, एक योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मदर मिल्क बैंक क्या होगा, हम इसके बारे में अगर देखें तो देखिए जितनी भी जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं वो क्या करेंगी, इस बैंक में अपने दूध को क्या कर सकती हैं, दान कर सकती हैं। ठीक है, किन बच्चों के लिए? तो ध्यान रखिएगा जैसे कोई नवजात बच्चा है और डिलीवरी के दौरान अगर माँ की डेथ हो गई तो उसको भी माँ का दूध मिल सके। माँ के दूध में जो पौष्टिक चीजें होती हैं देखिए वो गाय के दूध में नहीं होती हैं। ठीक है, या जो बाहर से बच्चा दूध लेता है उसमें वो सारी चीजें नहीं होती जो माँ के दूध में होती है। तो एक नवजात शिशु को वो सारे पौष्टिक चीजें मिल सके जो एक माँ के दूध में होता है, वो सारी चीजें उसको मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मदर मिल्क बैंक क्या करेगा, वो स्थापित करेगा। तो एक माँ जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है वो क्या करेगी, डोनेट कर सकती है अपने दूध को, जिससे कि ये जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनकी माँ जो है
डिलीवरी के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है उनको क्या करेंगे, ये मिल्क मिल सकेगा और उनको भी एक पौष्टिक आहार के रूप में वो दूध दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो नवजात शिशु है वो माँ के दूध के पोषक तत्वों को काफी हद तक क्या कर सकते हैं, उनकी पहुंच होगी। तो इससे देखा जाए एक तरीके से उन बच्चों के लिए एक आशा की किरण है जिनकी माँ जो है प्रसव के दौरान मर जाती है। ठीक है, अगर हम डेटा देखें, ठीक है, कुछ ऐसे डेटा देखें जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नमूना पंजीकरण जो है प्रणाली, उसने 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया था। इसमें यह बताया था कि जो 10 हिमालयी राज्य है, ठीक है, उसमें उत्तराखंड में देखा जाए प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतों की तीसरी जो है उच्चतम शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 27 से 1000 पे किस स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड तीसरे स्थान पे आता है। अगर पहले स्थान की बात किया जाए शिशु मृत्यु दर में, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश पहला है और दूसरा देखिए मेघालय जो है ये दूसरे स्थान पे है। ध्यान रखिएगा 10 हिमालयी राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मदर मिल्क बैंक, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, ठीक है, चालू किया है? तो किस देश में क्या, किस राज्य में किया दोस्तों? तो झारखंड में किया। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए ये एनटीपीसी ने रीयूज, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के माध्यम से जल के संरक्षण के लिए, जो जल को देखिए थर्मल पावर जो स्टेशंस होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो एक तरीके से उनको शीतलन के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उस पानी का काफी ज्यादा वेस्टेज, क्योंकि वो पानी जो शीतलन के लिए यूज होता है वो फिर बाद में इस्तेमाल करने जाए नहीं रह जाता है, तो उससे पानी का काफी ज्यादा वेस्टेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक तरीके से पानी का वेस्टेज ना हो और वहां पे जो है इस तरीके की चीजें हो कि वातानुकूलित जो है कंडेंसर लगाया जाए, सुपर क्रिटिकल प्लांट, ठीक है, चालू किया जाए। उससे क्या होगा, पानी की जगह एक तरीके से उस प्लांट को ठंडा करने के लिए सारी चीजों की जो है एक तरीके से व्यवस्था की जाए। और एक तरीके से उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो जल संरक्षण। ठीक है, तो जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत का पहला वातानुकूलित, ठीक है, कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट जो है प्लांट चालू किया है। ठीक है, कहां पे, ये हम बात करेंगे कहां पे, तो ये देश की जो सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी है दोस्तों, क्या नाम है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसने 1 मार्च 2023 को, ध्यान रखिएगा, झारखंड के उत्तरी कर्पूरा में, कहां पे दोस्तों, झारखंड के उत्तरी कर्पूरा में, तो यहाँ पे 660 मेगावाट की पहली इकाई वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे, झारखंड के उत्तरी कर्पूरा में। तो ये तीन इकाइयां लगाई जाएंगी 660 मेगावाट की। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस परियोजना की जो परिकल्पना है वो एयर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है, के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/6 वाटर फुटप्रिंट होगा। ठीक है, तो काफी पानी बचाया जा सकता है इससे। ठीक है, और इसके माध्यम से बात देखकर हम देखा जाए इसके माध्यम से क्या हो गया, 1 वर्ष में लगभग 30.5 MCM पानी की बचत होगी। और इस प्रकार जो है क्षेत्र में वार्षिक रूप से लगभग 15 लाख लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो इसके लगाने से कितनी ज्यादा जो है पानी की बचत होगी, और इतनी होगी कि 1 वर्ष में लगभग 15 लाख लोगों को क्या हो सकता है, पानी की आपूर्ति सप्लाई की जा सकती है। उत्तरी कर्पूरा संयंत्र में देखिए 660 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगाई जाएंगी, 3 इकाइयां होंगी, जिनकी कुल क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 1980 मेगावाट होगी। ठीक है, तो ये 3 इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। तो आपके लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एनटीपीसी ने किस राज्य में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया है दोस्तों, तो झारखंड में। और झारखंड में भी कहा, उत्तरी कर्पूरा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक प्रदर्शन स्थल का पुरस्कार जीता है? तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में जीता। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने ये पुरस्कार जीता है। तो ये देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया है वो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने दिया है। जम्मू कश्मीर पर्यटन को क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। किसने चुना है दोस्तों, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने चुना है। ठीक है, ये बात करें जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो केंद्रीय संस्कृत और सांसदीय मामलों के जो राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, उन्होंने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया है। और इस पुरस्कार को देखिए, ये जो पुरस्कार है ये जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को गुलमर्ग को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के जो उनके प्रयास थे
उन प्रयासों को मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो जो विभाग की ओर से जो पर्यटन उप निदेशक है, ठीक है, अलियास अहमद, उन्होंने ये पुरस्कार जो है प्राप्त किया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पुरस्कार से संबंधित है, जो सम्मान से संबंधित है, आइए देख लेते क्या है। तो देखिए, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो पुरस्कार दिया गया है वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को जो है प्रदान किया गया है। वही बात करें, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने के लिए जो है आदार पूनावाल को डॉक्टर पतरंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर पतरंग राव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आदार पूनावाला को। वहीं केंद्र सरकार ने केरल की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है केरल की है, ये उद्यमों का वर्ष परियोजना केरल राज्य की, और इसके लिए सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जो था नेक्स्ट, ये प्रश्न क्या था, जो सर्वश्रेष्ठ साहसिक जो है पर्यटन स्थल का पुरस्कार किसने जीता? जम्मू कश्मीर में। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए, नारियल, ठीक है, तो नारियल के उत्पाद जो है, नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन, ठीक है, ना सिर्फ उसका ट्रेड और मार्केटिंग करने के लिए, किसका? कोकोनट के प्रोडक्शन का, उसके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। किस शहर में किया गया दोस्तों? तो ये किया गया हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नारियल विकास बोर्ड है हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना, इसने अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय के सहयोग से विश्व के हितधारकों की भागीदारी के साथ नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया नारियल विकास बोर्ड हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना में, वहां पे किया गया। 2 दिनों का ये सम्मेलन था, किससे संबंधित? नारियल उत्पाद के व्यापार और विपणन पर, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन की थीम की बात किया जाए तो देखिए, सम्मेलन की थीम क्या है कि ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पिनेकल, ठीक है, ये जो है इसकी थीम थी। ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य क्या है, ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया नारियल से संबंधित, नारियल उत्पाद के जो है व्यापार और विपणन पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो बाजार की संभावनाओं पर, नारियल उद्योग और नवीन उद्योग प्रथाओं पर ज्ञान का प्रसार करना, क्षेत्र के संभावित अवसरों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना, ठीक है। तो ये क्या था, इसका उद्देश्य था। अगर हम नारियल उत्पादन की बात करें, देखिए विश्व में नारियल उत्पादन में कौन सा देश सबसे ज्यादा आगे? तो विश्व में जितना भी जो वैश्विक उत्पादन होता है, उस पूरे वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों? 30.5 जो है 30.93% है। और इतने जो है वैश्विक भागीदारी के साथ भारत जो है नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश हो जाता है। इसके बाद सेकंड प्लेस पे कौन आता है दोस्तों? तो ये आता है इंडोनेशिया। फिर कौन आता है दोस्तों? फिलीपींस। अगर हम बात करें भारत के किन राज्यों में नारियल का उत्पादन होता है, तो देखिए नारियल की जो खेती होती है पश्चिम बंगाल में होती है, केरल में होती है, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित जो है राज्यों में किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए भाई विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये किया जाता है 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर को हर साल विश्व नारियल दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? फैक्ट्स ऑफ द डे की, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द डे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये 1 लाइनर चीजें होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट है कि ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का पहला उत्पादक निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? पंकज कुमार, ठीक है, पंकज कुमार को ONGC का पहला उत्पादक निदेशक नियुक्त किया गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल फीबा एशिया के अध्यक्ष जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर के गोविंदराज। ध्यान रखिएगा ये स्टार प्रश्न है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एशिया के अध्यक्ष चुने। वर्तमान में बात करें डी गोविंदराज की, तो ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? के गोविंदराज। वहीं बात करें ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरे को हराकर कतर ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है किसने? डैनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि कहाँ के खिलाड़ी है दोस्तों? रूस के हैं खिलाड़ी। और जब भी हम इस यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो वो किस कंट्री से संबंधित है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एंडी मरे कहाँ के दोस्तों? ब्रिटेन के हैं।
अगर आप बोले डैनियल मेदवेदेव जिन्होंने कतर ओपन 2023 जीता है, वो कहाँ के? रूस। चूंकि ये पुरुष की बात करें, पुरुष एकल, तो आइए महिला एकल भी देख लेते हैं। तो पोलैंड की है ये इगा स्वियातेका। इन्होंने जो है अमेरिका खिलाड़ी जिसका नाम है जेसिका पेगुला, इनको हरा करके महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि थल सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया किसने? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार ने। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे है कि जापान का होटल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट समूह 7,200 करोड़ का निवेश करेगा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। स्टार क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो है करंट अफेयर। और देखिए अब जल्दी से हम आपके सामने रिवीजन भी सेशन की वीडियो लाएंगे फरवरी की, जिससे आप लोग का फरवरी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपकी रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन सेशन भी जल्दी लेकर के आएंगे, जल्दी से आप लोग का सारी चीजें रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम भी आप लोग के करीब आ रहा है। बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में जोर शोर से। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।